नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 के लिए ये वीडियो है जिसमें सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक भूगोल का पहला चैप्टर चल रहा है और ये तीसरा वीडियो है। चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। इसमें अभी तक हमने संसाधनों के प्रकार, संसाधन नियोजन, संसाधन विकास, ये सब हमने पढ़ लिए हैं। आज हम बात करेंगे भू संसाधन की। बच्चों, ये पहले हमने देखा था, प्रकार में देखा था, जैव अजैव। तो ये कौन से में आएगा आप समझ गए होंगे। ये कौन से में आएगा ये पता चल गया होगा और इसके बारे में बात भी की थी। भूम चट्टानें वगैरह ये सब अजैव में हैं। तो उसी से संबंधित, भूमि से संबंधित आज हम जानकारी हासिल करेंगे। तो देखिए, ये जो भू संसाधन है ये आपके सामने एक ग्राफ टाइप का बना हुआ है और जिसमें दिखाया गया है कि भूमि का किस तरह से वर्गीकरण किया गया है। मैदान, पर्वत और पठार। इसमें भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो भारत में जो हमारी भूमि है वो कितना प्रतिशत है। मैदान 43% है, पर्वत 30% है और पठार 27% है। बच्चों, ये जो मैदानी इलाका है आप समझ रहे होंगे, हिमालय के नीचे का जो राज्यों के बारे हम बात करें तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कुछ ये मध्य प्रदेश का भाग, बिहार, छत्तीसगढ़ का कुछ भाग, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा, फिर तटीय इलाके, ये सब मैदानी इलाकों में आते हैं। जो पर्वतीय हैं, जो इससे उत्तर का भाग है, जितना पूरा हिमालय का, हिमालय से लेके पूर्वांचल तक का ये पर्वतीय इलाका है। और दक्षिण का, ये दक्षिण भारत में ये पठारी भाग है। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये इसका किस किस तरह से वर्गीकरण ये 3 भागों में किया गया है और कितना कितना है। याद रख लीजिए इसको। मैदानी 43, पर्वतीय 30 और पठारी 27। ये बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। अब थोड़ा सा आगे और इसको और समझते हैं कि जो भाग है हमारा वो किस किस कार्य के लिए, इसमें किस किस क्षेत्र में ये के लिए है, किस किस क्षेत्र में ये पड़ा हुआ है, उसका थोड़ा सा वर्गीकरण और बारीकी से किया गया है। इसमें देख रहे होंगे, इसमें अलग अलग कलर के हैं। एक चीज़ है, आपको दिख रहा होगा, लेफ़्ट साइड वाला है, ये से 60 के आसपास का है और ये 2014 का है, 2010 के बाद का है। इसके बारे में आगे बात कर लेंगे, अभी थोड़ा सा देख लीजिए। वन जो नीले से दिखाया गया है 18.11%। उसके बाद में बंजर एवं कृषि अयोग्य भूमि, गैर कृषि प्रयोजन के अंतर्गत, इसको आगे हम फिर बताएंगे। स्थायी चरागाहों एवं अन्य गोचर भूमि, विविध वृक्षों, वृक्ष फसलों और उपवनों के लिए, कृषि योग्य बंजर भूमि, परती भूमि के अतिरिक्त अन्य पुरातन, वर्तमान परती और शुद्ध निवल, मतलब जो कृषि इस पर हो रही है। इसको थोड़ा सा, ये तो ग्राफ टाइप का था, इसको हम सीधे एक टेबल टाइप में देख लेते हैं अगली स्लाइड में। देखिए बच्चों, ये दिखाया गया है कि इसमें क्लियर दिख रहा होगा आपको, वही चीज़ इसमें हमने सरल तरीके से कर दी है। भू उपयोग किस तरह से हो रहा है ये इसमें आसानी से दिख जाएगा। देखिए, भू उपयोग ये लेफ्ट साइड में दिख रहा है आपको, और आगे जो भू उपयोग है संवर्ग है 60-61, जैसे हमने बात की थी। 2 गोले थे जिसमें पहले वाला था 60-61 वाला, दूसरा 14-15 वाला। तो इसमें कितना अंतर आया है ये थोड़ा सा तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे इसको, कि भूमि का उपयोग 60-61 में कितना था और 14-15 में कितना है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले वनों में 60-61 में 18.11% था
जो 14-15 में बढ़कर 23.3%, लगभग 5% बढ़ गया वनों के लिए। ये क्यों बढ़ा है, ये थोड़ा आगे बात करेंगे। बंजर एवं कृषि अयोग्य भूमि, एक एक चीज को समझ लीजिए यहाँ। बंजर एवं कृषि अयोग्य, बंजर मतलब होती जो खाली पड़ी हुई जमीन है, जिसका मतलब कोई अलग से इसका बंटवारा नहीं किया गया है, वो किसके लिए, किस किस्म की जमीन है, तो मतलब वो बंजर है जिसमें कुछ लवड़ी तत्वों की मात्रा होती है, तो छोड़ दी जाती है ऐसे ही। कृषि होती है, कृषि जो हो रही है जिस पर, वो किसान के नाम जमीन होती है, लेकिन ये जो ज़मीन है वो किसी के नाम नहीं है, सरकारी ज़मीन है, ये ध्यान रखिए। वन भी सरकारी होते हैं, लेकिन वनों के लिए बिल्कुल आरक्षित ज़मीन है कि इस पर वन होंगे, इस पर और कुछ नहीं होगा। बंजर खाली पड़ी है, तो और खाली पड़ी है और कृषि नहीं हो सकती इस पर, लवड़ों की मात्रा ज़्यादा है, ऐसा है, ऐसी है। तो ऐसी ज़मीन पहले थी 18.11%, ये भी थी, लेकिन एक सेकंड थोड़ा पीछे देख लेते हैं। देखिए इसमें भी दर्शाया गया है वही, और इसमें भी वही सेम आंकड़े हैं, 18.11, और अब रह गई है 5.5। अब वो भूमि कहाँ चली गई, यानी उस भूमि को किसानों को, जो किसान भूमिहीन किसान थे जिनके पास कम जमीन थी, उनको वो दे दी गई और उन्होंने उसको कृषि योग्य बना लिया। अलग से अलग अलग तरह के उसमें खाद डाल के, जिप्सम डाल के उसको कृषि योग्य बना लिया। हरी फसलें बो के और उसको काट के अब वो ज़मीन कृषि के योग्य बन गई, यानी ज़मीन किसानों को आवंटित कर दी गई है, इसलिए वो कम हो गई, क्योंकि वो फालतू की ज़मीन पड़ी हुई थी, उसका अच्छा उपयोग हो गया। अब आगे तीसरा नंबर है गैर कृषि प्रयोजनों के अंतर्गत क्षेत्र। यहाँ देखिए, गैर कृषि मतलब जिस पर कृषि नहीं होगी, गैर कृषि और प्रयोजन मतलब ऐसे कोई कोई कामों के लिए पड़ी है जो जिस पर खेती नहीं, खेती के अलावा काम हो। तो ऐसे कौन से काम होंगे, जैसे तालाब है, खेल के मैदान हैं, और ये शमशान है, खाद के गड्ढे हैं, जो ग्राम समाज के लिए ज़मीन है। ऐसे शहरों में भी होती है, शहरों की जो नगर पालिका, नगर निगम या नगर पंचायत की, उसकी अपनी ज़मीन होती है जो अपने आवास के लिए इस्तेमाल कर सकता है, अपने संसाधनों को विकसित करने के लिए उस ज़मीन का उपयोग कर सकता है, तो वगैरह वगैरह। इसके लिए ये होती है गैर कृषि, इस पर कृषि नहीं होगी, वो ज़मीन खाली पड़ी होती है, वो एक विशेष कार्य के लिए होती है और वो आवंटित होती है। जैसे शमशान के लिए है, तो शमशान है या कब्रिस्तान है, जहाँ पर भी है, वो सब अलग से ज़मीन निर्धारित की हुई है, कितनी ज़मीन है, वो रकबा भी पूरा क्लियर होता है। आगे चौथा नंबर है स्थायी चरागाहें एवं अन्य गोचर भूमि। यहाँ 3 नंबर पर थोड़ा सा रह गया, जो ज़मीन थी वो 4.95 थी और 8.7, यानी अब वो ये क्षेत्र है वो बढ़ गया। कैसे बढ़ गया, उस क्षेत्र को बढ़ाया गया, क्योंकि ये इसकी ज़मीन ज़रूरत ज़्यादा थी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है, जनसंख्या के हिसाब से आवास भी ज़्यादा चाहिए, और ये खाद के वगैरह खलिहान के लिए, तालाब के लिए, यानी सामूहिक ज़मीन ज़्यादा चाहिए, तो उस क्षेत्र को बढ़ा दिया गया। 4 नंबर में बात करते हैं स्थायी चरागाह। चरागाह मतलब जो ये शहरों में कम होता, शहरों में नहीं होता, ग्रामीण क्षेत्र में होता है। तो गाँवों में जो जानवर होते हैं उनको चराने के लिए, चरने के लिए ज़मीन छोड़ दी जाती है, जिसको चरागाह कहते हैं। वहाँ पर उस पर खेती नहीं होती, उस पर घास जमती है और वो पशु चरते रहते हैं उसमें। तो ये स्थायी होती है, वो क्लियर लिखा रहता है ये चरागाह के लिए इतनी ज़मीन है। तो ये 4.71 थी, जो अब घटकर 3.3 रह गई। अब दोस्तों ये कम हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, ये ज़मीन कहाँ चली गई, तो ये ज़मीन अन्य जैसे वनों में बढ़ी है या अन्य प्रयोजनों में बढ़ी है, गैर कृषि प्रयोजनों में बढ़ी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कृषि के लिए भी दे दी गई हैं। तो आगे हम बात करते हैं फिर विविधि वृक्ष फसलों और उपवनों के लिए, यानी जो बाग बगीचे हैं काम है, बागान का काम है, उसके लिए ज़मीन ये थी 1.5, जो अब 1% रह गई है।
यहाँ थोड़ी सी कम हो गई ज़मीन, जो कम नहीं होनी चाहिए थी। कृषि योग्य बंजर भूमि, अभी देखिए पहले हमने बात की थी जिस पर खेती नहीं की जा सकती, बंजर भूमि है, लेकिन यहाँ ऐसी बंजर भूमि है जिस पर खेती की जा सकती है। तो पहले थी 6.23 और अब 4, यानी अब वो कम रह गई। अब कहाँ चली गई वो? कृषि के लिए, कृषि में वो परिवर्तित कर दी गई, उसको पट्टा कर दिया गया किसानों के लिए। परती भूमि के अतिरिक्त अन्य पुरातन, परती क्या होती है? परती होती है जिस पर खेती की जा सकती है, खाली पड़ी है, या पहले कभी खेती होती रही है, सीलिंग वगैरह में निकल गई है, या जिसका कोई बारिश नहीं रहा, ऐसे कोई पड़ी सरकार के कब्जे में आ गई जमीन। बहुत सारी चीज़ें, पहले राजा महाराजाओं की ज़मीन होती थी, सामंतों की ज़मीन होती थी, उनका कोई वारिस नहीं था तो खाली पड़ी रही। बहुत सारी ज़मीनें हैं। या बाद में जब 76 में आगे 76-77 में सीलिंग लगाई गई थी, सीलिंग का प्रावधान किया गया था, जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें थीं, तो ये पढ़ेंगे बाद में, तो सीलिंग का प्रावधान कर दिया गया था, जिसमें 16 से 18 एकड़ ज़मीन एक आदमी के नाम रहेगी, जो ज़्यादा थी वो सरकार के नाम चली गई। तो इस तरह से वो भूमि पड़ी है, सरकार की पड़ी है, हो सकता है अभी भी पड़ी हो। इस तरह के वो ज़मीन होती, कृषि होती रही है, लेकिन अब नहीं हो रही है, कृषि हो सकती है उस पर, तो ऐसी परती भूमि कहलाती है। तो बहुत पुरानी ज़मीन है, राजा महाराजाओं के समय की है, वो पुरानी परती है, वो पहले थी उतनी ही अब है। और वर्तमान परती जो अभी हाल ही में की गई है, उसका थोड़ा सा भाग बढ़ गया है, क्योंकि वो अभी बात की कि वो सीलिंग वाला मामला था, जो पहले जब खेती होती थी, लेकिन जब पता चला कि उन पर जितना होनी चाहिए उससे ज़्यादा है जो भूमि, वो सरकार ने अपने कब्जे में ले ली, वो ज़मीन पड़ी हुई है, तो उसका क्षेत्रफल थोड़ा सा बढ़ गया। अब आगे बात करते हैं शुद्ध निवल, बोया गया क्षेत्र, यानी जिस पर कृषि होती है, जो खेत हर साल बोया जाता है। अब दोस्तों आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये इसका ये किस्म बनाई कैसे, कौन बनाता है, और ये जैसे हर साल कितना क्षेत्रफल बोया गया, और ये कैसे कैसे होता है। तो ये आपकी जानकारी होनी चाहिए आपको कि हर गांव के लिए, हर क्षेत्र के लिए एक अधिकारी होता है जिसको लेखपाल कहते हैं या पटवारी कहते हैं। तो उसके पास पूरी ज़मीन का पूरा लेखा जोखा रहता है, वो निर्धारित होता है, एक गांव का है, 2 गांव का, 3 गांव का, या ग्राम पंचायत का है, उसके पास जितना क्षेत्र उसके अधीन है, उसकी पूरी हिसाब किताब उसके पास होता है। और वो हर साल जितनी भूमि है उसका उपयोग लिखता है, हर साल लिखता है कि इस भूमि पर क्या उपयोग हुआ है इस साल, और इस पर क्या हुआ है। पूरे नंबर पड़े होते हैं रकबा वाइज, हर रकबे का जो गाटा संख्या होता है, उस गाटे के हिसाब से वो पूरा रिकॉर्ड हर साल मेंटेन करता है। मेंटेन करने वाले अधिकारी का क्या नाम है? लेखपाल या पटवारी। क्लियर है? तो वो इसका रिकॉर्ड रखता है, और हर साल कितना क्षेत्र बोया गया है, और हर सीजन में कितना क्षेत्र बोया गया है। फसलें जैसे हम कहते हैं 3 प्रकार की होती हैं, रबी, खरीफ और जायद की, तो तीनों फसलों की वो जिन्सवार भरता है। तो ये रहा। अब आगे हम बात करते हैं भारत में भू उपयोग का प्रारूप कैसा है। देखिए बच्चों, ये हमारे सामने है कुछ आंकड़ा। भारत में जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है वो है 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, इतना पूरा भू क्षेत्रफल है, जमीनी क्षेत्रफल है हमारा। कुछ और जलीय क्षेत्रफल है। ये जमीन हमारी भारत की है, जिसमें 93% भू उपयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं। ये क्या मतलब हुआ? 93%, तो 7% कहाँ गया? दिमाग में आया होगा ना। तो देखिए 7% वो गया, ये हमारे आधिकारिक हैं, इस पर हम अपना अधिकार मानते हैं। जिस क्षेत्र की बात की हमने, जैसे राष्ट्रीय संसाधनों की बात की थी ना पहले हमने, तो राष्ट्रीय संसाधन है ये भू। तो राष्ट्रीय संसाधन में 93% है, 7% कहाँ गया? 7% वहाँ गया। जैसे पूर्वोत्तर में जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जैसे अरुणाचल का क्षेत्र है, या नागालैंड का क्षेत्र है, मणिपुर का क्षेत्र है, जो अभी तक उसका आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध नहीं है, पूरी तरह से उसको हमारे पास आंकड़ा नहीं है कि वो क्षेत्र कितना है। एक दूसरा,
पाकिस्तान और चीन के अधिकृत, एक्साइज चीन जो जिसको कहते हैं एक्साइज चीन, जो चीन के अधीन है, जम्मू कश्मीर का भाग, जम्मू कश्मीर जो लद्दाख एरिया है उसमें कुछ भाग चीन ने कब्जे में ले लिया है और कुछ पाकिस्तान, जिसको POK कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर। तो उसके क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल इसमें हम उस उपयोग नहीं कर रहे हैं, हालांकि उसका जो 32.8 वर्ग किलोमीटर है वो भी इसी में है। पाक अधिकृत कश्मीर और चीन के अधिकृत है, वो सब क्षेत्र मिलाकर है 32.8। तो वो हम निकाल दें तो हमारे पास 93% बचता है, यानी 93% हम उपयोग कर रहे हैं ज़मीन का। आगे, जिसमें से 54% कृषि क्षेत्र की संभावना है, या तो हो रही है या उसकी संभावनाएं हैं, इस तरह की 54%। अब देखिए, जिसमें से ये तो पूरे भारत की बात की, पंजाब और हरियाणा में कुल क्षेत्रफल का, पंजाब और हरियाणा के अधीन जितना क्षेत्रफल है उसका 80% भाग पर कृषि हो रही है। ध्यान रखिए, जितना क्षेत्रफल है उसका 80% भाग पर खेती हो रही है, कृषि योग्य है। पूर्वोत्तर राज्यों में केवल 10% से भी कम कृषि योग्य है, पूर्वोत्तर के भागों में। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के द्वारा 33% क्षेत्र वांछित कर दिया गया था वनों के लिए। ध्यान रखिए, ये कहा गया था कि जो 33% क्षेत्र होगा वो उस पर केवल वनों का उपयोग होगा, और बाकी जो 67% बचेगा उसको हम अन्य उपयोग, कृषि के लिए और अन्य उपयोग के लिए लाएंगे। ये वन नीति की बनाई गई थी, जिसका नियम था। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है कि जो उपजाऊपन है खेती का वो खत्म हो जाना, उपजाऊपन खत्म हो जाना उसको निम्नीकरण कहते हैं। तो उपजाऊपन खत्म कैसे होता है, इसके कारण क्या है, तो ये कारण आपके सामने है, ये याद हो जाने चाहिए, अब याद करा लेंगे। देखिए, खनन के कारण, नंबर 1, खनन के कारण वनोन्मूलन, यानी जब हम, जैसे हमने बात की थी पहले, खनिज वगैरह के क्षेत्र की बात की थी, व्यक्तिगत वगैरह बात की थी, तो होता क्या है, जैसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा है, यहाँ पर खनन बहुत होता है, यानी अंदर ज़मीन के अंदर खनिज बहुत हैं। तो ये होता कैसे है, पूरा पहले तो वन होगा, जंगल है, वन है, वहाँ पर क्या होगा कि क्षेत्र, अब ये हमें पता चल गया, सर्वे हो गया कि यहाँ पर कोई खनिज है, जैसे कोयला है, तो अब क्या होगा, दूसरा, ये सोपान में हमने पढ़ा था, 3 सोपान है, पहले सर्वे हुआ, पता चल गया, दूसरे में फिर उसकी योजना बनाई पूरी कि यहाँ पर कौन सी तकनीक, कितने मजदूर और किस प्रकार के स्किल्ड पर्सन चाहिए और कैसी मशीनें चाहिए, ये हो गया। अब बोला कि हम इसका जो फैक्ट्री लगाएगा, जो खनन करेगा, वो सरकार नहीं करेगी, प्राइवेट तौर पर होगा, तो उसका ठेका दे दिया गया, नीलाम हो गई। उसके बाद फिर ये प्लान बनाया जाता है कि कितना होगा, तो उतना ही का ही ठेका दिया जाता है। तो अब मान लीजिए हमें 50 एकड़ ज़मीन थी, जिसका हमने ठेका दे दिया। 50 एकड़ ज़मीन जो थी उस पर वन था, तो ऐसे तो हो नहीं सकता, पहले क्या होगा, वन काटा जाएगा। तो वही बात है, खनन के कारण वनोन्मूलन, वनों को काटना, वनों को ख़त्म करना। अब उसके बाद जब खनन होगा, कोयला निकाल लिया जाएगा, तो क्या करेंगे, ऐसे ही गड्ढे छोड़ देंगे। उसके लिए मान लीजिए 5 साल के लिए था और निर्धारित था उसका कितना कोयला निकालना है, उतना उसने निकाल लिया, उसके बाद में ऐसे ही गड्ढे छोड़ दिए। अब वन तो ख़त्म हो गए, तो उसके बाद इस ज़मीन का कोई उपयोग नहीं रह गया, तो इसका उपजाऊपन था जो वो ख़त्म हो गया। तो ये एक कारण, बहुत महत्वपूर्ण कारण है, खनन के कारण वनोन्मूलन, खनन के लिए वनों का ख़त्म हो जाना, और उसके बाद उसको ऐसे ही गड्ढे छोड़ देते हैं, तो जिसके कारण भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। नंबर 2 पर अति पशुचारण, जिसकी हमने बात की थी ना अभी, ये चरागाह के लिए, तो बहुत सारी ज़मीन ऐसी है, जैसे गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है, यहाँ पर पशु चरते रहते हैं और बहुत अधिक मात्रा में दिन रात वहीं चरते रहते हैं। तो ज़्यादा चरने से भी वो ज़मीन
की जो उपजाऊपन है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा निकल लेंगे और खाते रहेंगे, तो उसका जो तत्व ऊपर आ रहे हैं घास के, वो घास के साथ में जानवरों के अंदर चले जा रहे हैं, ज़मीन के लिए कुछ नहीं बच रहा है, तो पूरी तरह से नष्ट कर दे रहे हैं। तो इस तरह से अति मतलब बहुत ज़्यादा वहीं चरते रहना, तो इस तरह से ये अति पशुचारण भी कारण है भूमि के निम्नीकरण का, जिससे भूमि का उपजाऊपन खत्म होता है। तो ये क्षेत्र हमने ध्यान रखिए कौन कौन से कारण और किस किस क्षेत्र में है। खनन के लिए कहाँ है, जहाँ पर खनिज ज़्यादा हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ये 4 स्टेट याद रखिए। अति पशुचारण के लिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये भी 4 याद रखिए, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। अधिक सिंचाई जल आक्रांता हो जाती है, बहुत ज़्यादा जल हो जाता है अंदर, तो भी जो ज़मीन है वो उसका उपजाऊपन कम हो जाता है। तो ये है, ध्यान रखिए, जहाँ पर हमने 80% ज़मीन की बात की थी, सबसे ज़्यादा जो सघन खेती होती है वो पंजाब और हरियाणा और पश्चिम का उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, जो दोआब का क्षेत्र है। तो ये जो क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सिंचाई होती है, बहुत ज़्यादा फसलें ली जाती हैं, तो इसके कारण भी ज़मीन की जो उपजाऊपन है वो ख़त्म होता जा रहा है धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा। अब तो ये हालत हो गई है इन क्षेत्रों में, जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अगर इसमें अधिक उर्वरक नहीं डाला जाए तो इसमें कुछ नहीं होगा, इस तरह का हो गया है। बहुत ज़्यादा इसकी जो उपजाऊपन था वो पूरा ख़त्म कर दिया है कृषि करते करते। अब चौथा नंबर है खनिज प्रक्रियाएं। कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो खनिज की प्रक्रिया हैं, जैसे खनिज कुछ निकाले जाते हैं जिससे सीमेंट वगैरह बनाई जाती है, चूना या बर्तन बनाने के लिए चूना और खड़िया वगैरह का प्रयोग होता है। तो इसमें क्या होता है, जब ये इस तरह की लगाई जाती है तो इसमें से जब पिसाई होती है तो वो उड़ उड़ के उसके आसपास के जहाँ पर भी ये सीमेंट उद्योग लगे हुए हैं वहाँ के आसपास में ज़मीन पर ये बैठ जाती है, ऊपर परत जमा लेती है, और ये इतनी बारीक होती है कि वो ज़मीन को अनुपजाऊ कर देती है, बंजर कर देती है। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है ये सीमेंट उद्योग वगैरह का, तो ये याद रखिए। पांचवा और अंतिम कारण है औद्योगिक के जल। जो औद्योगिक जल है वो कैसे है, उद्योगों से जो जल निकलता है बच्चों वो बहुत गंदा जल होता है, उसमें बहुत सारे तत्व ऐसे मिले होते हैं जो ज़मीन को अनुपजाऊ कर देते हैं। तो इस तरह से अब इसका हम आगे पढ़ेंगे कि इसका क्या हो सकता है, क्योंकि इसका ऐसे तो काम नहीं चलेगा, भूमि खराब होती जाएगी, अनुपजाऊ होती जाएगी, तो कृषि कैसे होगी। तो इसके लिए कुछ उपाय होना चाहिए, वो उपाय क्या है वो हम पढ़ लेते हैं। अब भूमि संरक्षण के यानी इसको बचाया कैसे जाए, तो जो कारण है उनको हटा दिया जाए, बात सीधी सी है। तो कैसे कैसे, वन रोपण या वृक्षारोपण हो, जहाँ से वनों का उन्मूलन हुआ था, जहाँ से खनिज वगैरह हुए थे, या जहाँ जहाँ पर भी खाली ज़मीन पड़ी है, बंजर पड़ी है, वहाँ पर वन लगाई जाए। जो ज़मीन हमारी जिसके लिए खनन हुआ है, खनन होकर गड्ढे खोद दिए गए, उसको समतल करके और वहाँ पर वन लगा दिए जाएँ, तो कुछ दिनों के बाद ज़मीन उपजाऊ हो जाएगी। इसके बाद नंबर 2, चरागाहों का उचित प्रबंधन हो। ऐसे नहीं है कि हर समय उसी में खड़ी रहें, आज इधर है तो कल उधर है, कल उधर है, उसको छोड़ा जाए। अति पशुचारण न हो, ऐसा नहीं हो कि पशु उसी में खड़े रहें। तो इसका उचित प्रबंधन होना चाहिए कि कब कैसे कैसे इसका प्रयोग होगा। पशुचारण पर नियंत्रण होना चाहिए सरकार का, ये नियम होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर पशु चरेंगे। तो ऐसी जगह पर न चरें जहाँ पर कृषि योग्य ज़मीन है, वहाँ पर पशु न चरें। तो इसके लिए नियंत्रण होना चाहिए। रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर, यहाँ बच्चों ये एक चीज़ थोड़ा सा उसमें भी जोड़ सकते हैं। जो राजस्थान वाले इलाके हैं वहाँ पर क्या है, बहुत तेज़ी से जब हवाएं चलती हैं तो पूरे टीले के टीले एक साथ उड़ जाते हैं और दूसरी जगह टीला बन जाता है। इससे भी भूमि का निम्नीकरण होता है। वो जो रेत था वो उपजाऊ भूमि के ऊपर आ गया, तो उपजाऊ भूमि नीचे दब गई, उसका उपयोग बेकार हो गया। तो जहाँ पर रेतीले टीले हैं, रेतीले जो इलाके हैं, वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ लगाई जाएं ताकि ज़्यादा तेज़ हवा चलने पर वो न उड़े और भूमि जो हमारी कृषि योग्य भूमि है उसके ऊपर वो परत न जमा दे, तो उसको निम्नीकरण उसका न कर दे।
तो इसके लिए हमें ये प्रबंध करना चाहिए। जो रेतीले इलाके हैं, राजस्थानी जो मरुस्थलीय इलाका है, उस पर हमें झाड़ियाँ लगा देनी चाहिए। वैसे पेड़ तो होंगे नहीं, तो कटीले जो कैक्टस वगैरह टाइप की जो वृक्ष होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, वो लगा सकते हैं, ताकि वो फिर उड़ेगा नहीं। जो जड़ें हैं, जड़ें उसको मजबूत कर लेंगी, वहाँ से उड़ेगा नहीं रेत। खनन पर नियंत्रण हो। खनन जैसे हमने बात की थी, उस दिन भी बात की थी कि लालच से ज़्यादा खनन हो जाता है, या ज़्यादा हम उतना ही करें जितना हमें आवश्यकता है। तो सतत पोषणीय विकास की बात की थी, तो हमें उतना ही खनन करना चाहिए जितनी हमें आवश्यकता है, उतने ही ठेके देना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण कारण है। आगे जो छठा है, औद्योगिक जल का परिष्करण के बाद सिंचाई में उपयोग हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक कानून बनना चाहिए, और शायद कानून है भी, लेकिन उसका पालन ठीक से नहीं हो रहा है। तो दिल्ली, अब बच्चों हम देखते हैं कि जो हमारी यमुना है, दिल्ली से लेके और ये आगरा तक बिल्कुल काला पानी हो गया है। काला पानी कैसे हो गया? दिल्ली, फिर दिल्ली के साथ में फिर फरीदाबाद है, उधर गाजियाबाद भी का भी पानी आ जाता है, इधर नोएडा वगैरह, फिर इधर फरीदाबाद, पलवल और फिर कोसी, ये जितने भी ये उद्योग लगे हुए हैं, सब का जो कचरा है वो सब इसमें चला जाता है। किधर कर देते हैं? सीधे यमुना की तरफ कर देते हैं, और उसमें यमुना में बहुत सारा पानी गंदा हो जाता है। अब ये पानी, गंदा पानी जब हम लगाते हैं तो अधिक ऐसे तत्व जमीन पर पहुंच जाते हैं जो जमीन को बंजर कर देते हैं। तो अब क्या होना चाहिए कि उसका जो पानी है उसका परिष्करण होना चाहिए, यानी पानी का शुद्धिकरण होना चाहिए, और वो वहीं होना चाहिए जहाँ फैक्ट्री से पानी निकल रहा है। तो परिष्करण के बाद ही उसको नदी में डालना चाहिए, और वो फिर पानी हमें सिंचाई के उपयोग के लिए लाना चाहिए। तो इससे ज़मीन हमारी निम्नीकरण से होने से बच सकती है। तो बच्चों, ये हुआ आज का लेक्चर, और अच्छा है, समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लेते हैं जल्दी जल्दी, आज हमने क्या क्या पढ़ा है, उसके बाद क्लोज करते हैं। देखिए, जैसे पहले हमने कहा था कि हम आपको ऐसे करेंगे जैसे हम साथ ही साथ रटता चले, आपको याद होता चले, तो बाद में फिर आसान हो जाएगा। देखिए, भू संसाधन क्या है, जैसे हमने बात की ज़मीन, जिस ज़मीन का हम प्रयोग कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, तो ज़मीन हमारा भू संसाधन कहलाता है। भारत में इसको कितने प्रतिशत, कैसे कैसे जो ज़मीन है वो कैसे कैसे बटी हुई है, उसका वर्गीकरण है। आगे जो क्षेत्रफल है उसको हमने कैसे बांटा है, बंजर भूमि, फिर कृषि प्रयोजन, कृषि के गैर कृषि के लिए, फिर चरागाह के लिए, ये आंकड़े आपके सामने हैं, इसको देख लीजिए। भू उपयोग देखा हमने, और इससे आगे फिर हमने देखा भारत में भू उपयोग का प्रारूप कितना है। जो टोटल जो क्षेत्रफल है वो है 32.8 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से 93% के हमारे पास आंकड़े हैं। 7% के क्यों नहीं है? क्योंकि पूर्वोत्तर का क्षेत्र में उसके आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं, जो सीमावर्ती इलाके हैं। और इसी तरह से पश्चिमोत्तर, पूर्वोत्तर और पश्चिमोत्तर का भाग, उत्तर वाला भाग, उत्तरी भाग मतलब जहाँ पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन, जो चीन के अधीन जो भाग है, उसमें पता नहीं है हमें। 54% खेती जो भूमि है उस पर खेती की संभावना है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती हो रही है, जबकि पूर्वोत्तर में 10% भी कम हो रही है। और राष्ट्रीय वन नीति जो 1952 की है, उसके मुताबिक 33% वनों के लिए आरक्षित की गई है ज़मीन। तो अब बच्चों, ये देखते हैं भूमि का निम्नीकरण कैसे होता है, उसके कारण क्या है। निम्नीकरण का मतलब उसका उपजाऊपन खत्म हो जाना, कम हो जाना। तो ये कैसे होता है? खनन के कारण वनों का काटे जाना, अति पशुचारण, ये क्षेत्र कौन कौन से, याद रखिए, ये आता है कौन कौन से क्षेत्र कहाँ कहाँ कैसे हैं। तो अधिक सिंचाई वाला जलाकांता बोलते हैं, तो वो सघन खेती, पंजाब हरियाणा, याद रखिए। खनिज प्रक्रियाएं, सीमेंट वगैरह जो बनाई जाती हैं, उससे निम्नीकरण होता है। और औद्योगिक जल, जिसकी बात की, आगे बात करते हैं उसके उपाय क्या हो सकते हैं। वनों जो कारण थे उनका उपाय हो जाए, वनों का जो काटा गया था तो दोबारा वन लगाए जाएं, चरागाहों को उचित प्रबंध हो, और पशुचारण के लिए कुछ नियंत्रण हो। रेतीले टीलों की जगह पर हमें झाड़ियाँ लगा देनी चाहिए, ताकि वो रेत न उड़े, और नहीं जो हमारी कृषि योग्य भूमि है उसके ऊपर
जाकर मतलब टीला बना दे या ऊपर न जम जाए, बैठ जाए। तो इस तरह से इंतजाम होना चाहिए। खनन पर नियंत्रण हो, यानी हमें उतना ही करना चाहिए जितना हमें जो आवश्यक है सतत पोषणीय विकास के अनुसार। औद्योगिक जल का परिष्करण के बाद ही सिंचाई का उपयोग हो। तो ये आज हमने पढ़ा। अगले हम व्याख्यान में पढ़ेंगे और अगला अंतिम होगा, उसके बाद एक और लेंगे जो प्रश्नोत्तर के बारे में बात करेंगे। तो अगले में हम बात करेंगे मृदा संसाधन क्या है, यानी जो मिट्टी है वो कैसी, उसका उपयोग कैसे कैसे होता है, कितने प्रकार की, इसका वर्गीकरण देखेंगे कितने प्रकार की होती है, बहुत महत्वपूर्ण है आगे आने वाला, ध्यान रखिए। ये इसमें से पक्का परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में आता है। इस मृदा में से मृदा संरक्षण का कैसे होता है, क्या उपाय हैं उसकी। तो ये रहा आज का व्याख्यान। तो बच्चों आपको कैसा लगा इसको बताइए। आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और दूसरों को शेयर कर दीजिए। ये बार बार मैं कहता हूँ, दूसरे बच्चों को भी बताइए ताकि अभी बच्चे बहुत सारे स्कूल खुल नहीं रहे तो सभी को फ़ायदा हो जाए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे लाल बहादुर शास्त्री के बच्चे हों, कहीं के भी आपके रिश्तेदार भी जिसको भी जानते हो, जहाँ जहाँ पर भी हैं आप उनको शेयर कर दीजिए ताकि वो बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई। जो समझ में नहीं आई वो फिर हम आपको दोबारा समझा सकते हैं, अगले वीडियो में फिर समझा देंगे। और तो इसको ज़रूर लिखिए। तो बच्चों धन्यवाद इसके लिए, और आगे घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।